पिछली बार हमने पढ़ा था हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं, तो उनमें से कुछ आपदाएं रह गई थी, जैसे कि बाढ़ होती है। बाढ़ तभी आती है जब बहुत ज़्यादा वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, और ये बाढ़ नॉर्मली तभी आती है जब बादल फटते हैं। बट इसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, मानव गतिविधियाँ। इन मानव गतिविधियों में बांध फटना या फिर जंगलों की कटाई आ सकती है। और एक और कारण है चक्रवात। चक्रवात जो है ज़्यादातर समुद्री किनारों, जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है वहीं आता है। पहाड़ी क्षेत्रों में उतने चक्रवात नहीं आते हैं। और बाढ़ कब आती है? जब एक दिन में 15 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की बारिश हो, या फिर एक घंटे में 8 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हो, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। अब ये जो सेंटीमीटर वाला है कि एक दिन में कितने सेंटीमीटर बारिश होगी, इसको मैं एक बार बता देता हूँ कि जो ये 1 सेंटीमीटर बारिश होने का मतलब है कि एक समतल क्षेत्र में एक समतल क्षेत्र में कितनी देर में 1 सेंटीमीटर बारिश होगी। जैसे कि एक समतल क्षेत्र होता है, वहाँ पे जब बारिश गिरती है तो ज़मीन या तो उसे सूख लेती है, या फिर जो वो बाढ़ का पानी वो बह जाता है, या फिर वो वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन जाता है। बट ऐसी स्थिति जब जो वो बारिश का पानी गिरता है वो उसी क्षेत्र में रहे, एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो जहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यानी अगर हम देखें कि जो वर्षा का पानी है अगर वो ना बहे या फिर ज़मीन उसको सोखे ना, तो ऐसी स्थिति में जब वो पानी 15 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा, तो इतना ज़्यादा पानी अगर होगा तो ऐसी स्थिति में बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 2015 में एक तारू रिपोर्ट आई थी। तारू रिपोर्ट तरुतियम ग्लोबल कंसल्टिंग नाम की एक रिसर्च एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसके अनुसार ब्यास नदी के किनारे 59 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। और सतलुज नदी के किनारे 280 से ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के खतरे में आते हैं। 200 कितने बोले तुझे आपने? 280। ओहो, अच्छा। और इसी तार रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश के 6,824 गांव ऐसे हैं जो भूस्खलन के हाई रिस्क वाले जोन में आते हैं। 11,061 गांव ऐसे हैं जो मीडियम रिस्क में आते हैं, और 824 ऐसे गांव हैं जो लो रिस्क में आते हैं। मतलब यहाँ भूस्खलन से भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। खतरा है। हिमाचल प्रदेश में 2023 में 72 से ज़्यादा फ्लैश फ्लड आए थे, बाढ़ आई थी। 2022 में 75 और 2021 में 16 से ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आए थे। एक और प्राकृतिक आपदा है हिमाचल प्रदेश में, वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो मिट्टी है उसकी ऊपरी सतह पानी या फिर हवा से बह जाना नहीं बोल सकते हम, मतलब कट जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो उर्वरकता है वो कम होने लगती है। अब इसके मुख्य कारण क्या है? मानव गतिविधियां, जैसे कि वनों की कटाई हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा शहरीकरण हम लोग करते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं और वहाँ पे बिल्डिंगें बनाते हैं। ये हो गए प्राकृतिक कारण है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। और तीसरा और प्रमुख कारण मृदा अपरदन का है कृषि रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पेस्टिसाइड या फिर दूसरे प्रकार के कृषि में रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण हमें फसल तो उस समय अच्छी मिल जाती है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचे तो वो जो ज़मीन है उसमें जो पोषक तत्व है या फिर जो उसकी क्वालिटी हम बोल सकते हैं वो खराब होने लगती है। ज़्यादातर जो ये रसायन होते हैं या फिर अम्लीय या क्षारीय होते हैं, जैसे कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड और बेसिस होते हैं। अगर कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ा होगा आप लोगों ने अम्ल और क्षार। तो ये भूमि ज़्यादातर जो है इन रसायनों से जो ये भूमि है ज़्यादातर अम्लीय हो जाती है, जिस कारण लॉन्ग टर्म में इस भूमि में जो उर्वरकता है वो कम होने लगती है। ये तो हो गए प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या है हिमाचल प्रदेश में। अब इससे बचाव और इसके उपाय क्या क्या है? इसके लिए जो है
2005 में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें अभी 2024 में भी संशोधन हुआ था। अच्छा। उसमें स्टेट वाइज भी डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए अथॉरिटीज बनाई गई है। HPSDMA हिमाचल लिखो बोला, लिखो वहाँ, शाबाश। बोला हिमाचल प्रदेश, शाबाश। हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बहुत बढ़िया। अब इन अथॉरिटीज का काम होता है कि डिजास्टर को किस प्रकार से कम किया जाए या फिर इनके जो प्रभाव है उन्हें कैसे कम किया जाए। इसके लिए HPSDRF हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बनाई गई होती है। अच्छा, फोर्स भी बनाई गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट से बचने के उपाय और बचाव के लिए सरकार क्या कर रही है, इसमें सरकार नई नई योजनाएं बनाती है कि किस प्रकार से डिजास्टर का मैनेजमेंट किया जा सके और आपदा से बचा जा सके। दूसरा, वो आपदा से बचने के लिए प्रशासन, समुदाय और गैर सरकारी संगठनों के बीच सामूहिक प्रयास किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी स्कूल टाइम में मॉक ड्रिल की होगी, जिसमें बोला जाता था कि भूकंप से कैसे बचना। उसमें बताते थे कि रुको, फिर टेबल के नीचे जाओ या फिर बैग सर पे लेके जाना। ऐसी मॉक ड्रिल्स कराई जाती है। और आपदा प्रबंधन के लिए रोकथाम, शमन और तैयारी पर जोर दिया गया है। जो ये आपदाएं होती है, इनमें न केवल गवर्नमेंट अपना रोल अदा करती है, कई NGOs भी होते हैं जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह है, ये भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्राकृतिक आपदाओं से मानव जीवन को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। अब हम लोग किस प्रकार से इन आपदाओं से बच सकते हैं, पहले मैं बता दूं कि आपदा प्रबंधन के जो है 5 चरण होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, बट अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाए तो 5 चरण होते हैं। पहले होता है रोकथाम। आपदा के आने से पहले ही हम इस प्रकार से तैयारी रखें कि उसकी रोकथाम की जा सके। लिखो बेटा, वहाँ 4 चरण बोले आपने। डिजास्टर मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स बता रहे हैं हमारे को ना, 5 स्टेप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। रोकथाम है ना, कि हम आपदा आने से पहले ही इस प्रकार से तैयार रहे कि उस आपदा से हमें उतना ज़्यादा नुकसान न पहुंचे। दूसरा होता है शमन। इसमें संपत्ति और जीवन की इसमें जो संपत्ति और जीवन है, आपदाओं से उन पर कितना प्रभाव पड़ता है, और इसमें ये भी होता है शमन। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मिटिगेशन तो नहीं बोलते, शमन। देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं शमन को, आप देखो इंग्लिश वाले बच्चे। इसमें भी यही होता है कि जो आपदा है उससे मानव जीवन और संपत्ति को कम से कम वही मिटिगेशन या रिडक्शन। देखो क्या मतलब, शाबाश। तीसरा है तत्परता। इसमें जो है योजनाएं और प्रशिक्षण दिया जाता है लोगों को कि कैसे हम इससे बच सकते हैं आपदाओं से, और आपदाओं के दौरान हम क्या कर सकते हैं। चौथा तो इसको तीसरे को लिख दो बेटा, पहले तत्परता बोला, तत्परता। अच्छा, तत्परता। चौथा है प्रतिक्रिया, रिएक्शन, प्रतिक्रिया। अच्छा, कि मान लीजिए अगर आपदा आ गई तो उस समय हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करें। इसमें ये सब होता है कि आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके, और अगर मान लो आपदा आ गई है तो उसमें मानव जीवन को कैसे बचाया जा सके। उदाहरण के लिए मान लो अगर कहीं भूकंप आ गया और वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, तो उनको किस प्रकार से बचाया जा सके कि ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी। और 5वां है पुनः प्राप्ति या वसूली। पुनः प्राप्ति या वसूली में ये वह चरण है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक क्षतियों की मरम्मत की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई बिल्डिंग गिरी है या फिर जो लोग हैं उनका इलाज इत्यादि, इसमें ये सब होता है। अब जो ये
डिजास्टर आते हैं या फिर आपदाएं होती है, इनसे बचने के लिए हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, मतलब एक जनसाधारण होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। पहले तो हम भूकंप रोधी घर बनाए, मकान बनाए। बेसिकली हम लोग, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो घर बनाते टाइम इंजीनियर्स की मदद लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं या फिर ठेकेदारों की मदद से ही घर बनाते हैं। इंजीनियर या फिर साइंटिफिक तरीके से कोई नहीं बनाता, बहुत कम लोग बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो उससे खर्चा ज़्यादा आएगा। बट कहीं ना कहीं इन तकनीकों से या फिर इंजीनियर की मदद से हम लोग जो है भूकंप रोधी घर बना सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कभी भूकंप आता है तो कहीं ना कहीं जान माल का खतरा हम कम कर सकते हैं। दूसरा, नदियों से उचित दूरी पर घर बनाना। बाढ़ की स्थिति में ऐसा होता है कि नदी जो है काफी विकराल रूप ले लेती है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले 3 से 5 मीटर नदी से दूर घर बनाने के लिए मंजूरी दी थी, पर अब वो बढ़ाकर जो छोटे नाले हैं उनसे 5 मीटर की दूरी पे कम से कम घर बनाना। और जो बड़ी नदियां हैं जैसे ब्यास नदी वगैरह, इससे अगर आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो कम से कम 7 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। 7 मीटर कितना होता है वैसे, मतलब 21 फुट। अच्छा जी, 21 या 22 फुट के। अच्छा जी। तीसरा है जन जागरूकता। जन जागरूकता जैसे कि डिजास्टर 3 स्टेजेस में आता है। पहले आने वाला होता है, दूसरा उसके दौरान क्या होता है, आपदा के दौरान, और आपदा के बाद क्या होता है। अगर ऐसे में हम लोग जागरूक रहे, अगर हम पहले से ही पता हो हमें कि किस डिजास्टर में क्या करना है, डिजास्टर के दौरान क्या करना है, और अगर कभी ऐसी आपदा आ जाए और अगर कोई घटना घट जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगर सभी लोगों को ये पता होगा, जनता जागरूक होगी, तो ऐसी स्थिति में जान माल का खतरा कम से कम किया जा सकता है। चौथा, जंगलों का संरक्षण। अभी हमने पीछे जितनी भी आपदाएं पड़ी, इनमें से ज़्यादातर कारण यही था कि इसमें जलवायु परिवर्तन होता है या फिर जो जंगल है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है, क्योंकि पेड़ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रकृति की या फिर जलवायु बनाए रखने के लिए। पर अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का आना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पांचवा है नदी नालों की सफाई। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है नदी और नालों की सफाई नहीं करते, जिस कारण वो अपना रास्ता बदल देते हैं और कई बार बीच गांव से भी घुस जाते हैं। ऐसी स्थितियों में जो है नदी और नालों की सफाई रखना ज़रूरी है। छठा है अवैध खनन पर रोक। कहीं ना कहीं हम लोग बांध बना रहे हैं या फिर अवैध खनन कर रहे हैं। इस तरीके से जो है, जैसे कि सर ने भी पीछे बताया था हमें कि जब हम लोगों ने ये 4 लाइन बनाया तो काफ़ी ज़्यादा खनन किया था, जिस कारण जो है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड कई जगहों पर हुआ और अभी भी हो रहा है। जैसे कि कहीं ना कहीं हर साल आपको सुनने को मिले हाईवे कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड से टूट गया है, या फिर जो बाढ़ है उसके कारण जो है हाईवे बह गया है। तो और जो बांध निर्माण है, सर ने कई महीनों पहले भी ये बात निकाली थी कि जो बांध है कहीं ना कहीं वो इंसानों के लिए बिजली उत्पन्न करने का काम है, फिर बाकी चीज़ों का काम तो कर रहा है, हमें सुविधा तो दे रहा है, पर कहीं ना कहीं यही बांध जो है प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा रहा है। और बस इतना ही था ये टॉपिक। बट जो अगर कभी भी ऐसी आपदा की स्थिति आ जाए तो क्या आप लोगों को पता है हेल्पलाइन नंबर्स सभी को? बोलो भाई बच्चों, है पता? है पता आपको हेल्पलाइन नंबर? आप बताओ, मैं अच्छा रहेगा बात। पुलिस का नंबर पता है किसी को? बोलो भाई लड़की, बताओ। 100 मैं लिख भी देता हूँ। लिखो इनको पुलिस का पता, ज़्यादा फोन आते होंगे ना, इसलिए पुलिस का नंबर रखा है मैडम ने, कर दो सीधे 100 नंबर। अच्छा, एम्बुलेंस का 108 है? अच्छा, कैसे पता आपको? 108 और हिमाचल प्रदेश में 102 भी है। 102 भी है? अच्छा। फायर ब्रिगेड का? फायर ब्रिगेड 101 बोल रहे हो बच्चे, बड़ी तेज है। पक्का बेटा 101? अच्छा, और बोलो। डिजास्टर हो गया था मेरा फायर ब्रिगेड से बच गया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये हिमाचल प्रदेश के लिए नंबर ये है
1070 1070 है ना, और 1077 1077 1070 और 1077, वाह जी वाह। पर अगर इतने ज़्यादा नंबर याद नहीं रखने हैं तो आप एक बेसिक नंबर याद रख सकते हैं जो कि ERSS द्वारा बनाया गया है। इमरजेंसी रिस्पांस क्या फुल फॉर्म क्या उनका? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। ओके, इन्होंने जो है एक नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर बनाया हुआ है जो है 112। अगर आप 112 नंबर पे कॉल करते हैं तो ये जितनी भी इमरजेंसी सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। याद रखिए 112 तो आसान है ना, बाकी तो चलो। और आजकल के फ़ोन्स में फीचर भी आ गया है कि अगर आप किसी भी इमरजेंसी में होते हैं तो जो फ़ोन का पावर बटन है आप उसको 3 बार क्लिक करके डायरेक्ट नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वाह यार, ताली बजाओ इनके लिए, गुड।